नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में हम लोग अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, बहुत ही बस गिने चुने टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की आज वाले लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आई बटन पर जाकर क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या हमारे रवीन एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी जाकर देख सकते हैं। और रवीन एकेडमी का एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ़ोन पर लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हमारे सारे क्लासेस आपको डिटेल में मिलेंगे। प्री मेंस जो भी कोर्स आप करना चाहें वो सारे मिल जाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हुई कोई डाउट या कोई भी जानकारी लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए या मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आपको सारी बातें बता देगी, गाइड कर देगी। तो चलिए आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो ये पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, पंचायती राज का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछ दिया गया कि पंचायती राज व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। प्रीलिम में क्वेश्चन था, ये पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सामने लिखा हुआ है, बता चुका हूं मैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसका भी तो मतलब समझना पड़ेगा ना। तो देखो, जैसे शुरुआत से ही भारत में केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारों का गठन होता था। केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारों का गठन किया जाता था और भारत की जनता यहां पर वोट करती थी, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजती थी। तो यहां केवल जनता की भागीदारी केंद्र और राज्य सरकारों के निर्माण में होती थी, अर्थात भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज देती थी केंद्र या राज्य में। यानी जो जनता की भागीदारी थी सरकार के निर्माण में वो केवल केंद्र और राज्य के स्तर पर थी। यानी जो जनता की शक्तियां, यानी जो जनता की भागीदारी है वो एक जगह सेंट्रलाइज थी। इसको कहते हैं लोकतंत्र का केंद्रीकरण, यानी एक जगह शक्तियों का केंद्रीकरण था। लेकिन जब स्थानीय स्तर पर सरकारें बनने लगी, गांव के स्तर पर सरकारें बनने लगी, इसका मतलब है गांव के लोग अपनी लोकल सरकार चुनने लगी, अर्थात जो लोग लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग ग्रामीण स्तर पर भी करने लगे। यानी गांव के स्तर पर सरकारों का गठन। अब आप देखो, गांवों में भी सरकारें बनने लगी, अर्थात अभी भारत की जनता अपने अधिकारों का प्रयोग केवल केंद्र और राज्य में ही करती थी, लेकिन अब वो गांव में भी करने लगी। इसका मतलब है लोकतंत्र जो केंद्र और राज्य तक सीमित था वो अब गांवों तक पहुंच गया, यानी अब एक जगह से हटकर नीचे तक चला गया। इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और हम ये भी कह सकते हैं जो हमारी डेमोक्रेसी थी वो केंद्र और राज्य के स्तर पर दिखती थी, जो अब गांव के स्तर पर भी दिखने लगी, अर्थात लोकतंत्र ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया, है ना। तो डेमोक्रेसी कहां तक, अब डेमोक्रेसी की रीच कहां तक हो गई, ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल का मतलब क्या होता है, सबसे निचले स्तर तक पहुंचना। तो भारत में सबसे निचला स्तर क्या है, गांव। गांव के बाद फिर तो कुछ होता ही नहीं है ना। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का मीनिंग क्या होता है। अब आगे हम लोग और बात करते हैं स्थानीय स्वशासन को लेकर। पंचायती राज व्यवस्था एक तरीके से स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक चीज यहां पर और समझाना चाहता हूं आपको कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कैसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी।
अब ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हिंदी में तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका मतलब ये होता है कि जनता भाग तो लेती है बट डायरेक्ट भाग नहीं ले रही है। देखो कैसे देश की जो नीतियां हैं उसके निर्माण में अल्टीमेट जनता की भागीदारी होती है, बट जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज देती है और वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी को सांसद बनाया, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हेलो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कि जैसे हमने किसी को सांसद बनाया, है ना, बनाया, तो किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने, हम भारत के लोगों ने, हम भारत के लोगों ने सांसद बनाया। अब ये जो सांसद होगा कहाँ बैठेगा? संसद में। तो हमारी बात ये सांसद वहाँ पर उठाएगा, यानी हम अपनी बात डायरेक्ट यहाँ पर संसद में जाके नहीं उठाएंगे, हमने अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेज दिया, रिप्रेजेंटेटिव को, वो हमारी तरफ से बात हमारी कहेगा, यानी हम डायरेक्ट नहीं कहेंगे, हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कहलवाएंगे। तो अगर कोई नीति निर्माण होता है यहाँ पर या कोई विधि का निर्माण होता है तो वो सब हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है और ऐसा मान लिया जाता है कि वो हमने डिसीजन लिया है, यानी जनता ने डिसीजन लिया है। तो डिसीजन लेते कौन है? प्रतिनिधि। और ये माना जाता है कि प्रतिनिधियों का जो डिसीजन है वो भारत की जनता का डिसीजन है। तो भारत की जनता ने डायरेक्ट डिसीजन नहीं लिया, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उनके प्रतिनिधियों ने डिसीजन लिया, है ना। तो डायरेक्ट तो डेमोक्रेसी नहीं हुई ना, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इसको हम लोग प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही सारा कुछ करते हैं हमारी तरफ से। लेकिन अगर हम बात करें पंचायतों की, भाई देखो ध्यान से, पंचायतों में क्या होता है? हम गांव के लोग अपने ही बीच से किसी को चुन लेते हैं और वो हमारे बीच का ही आदमी है, हमारे साथ रोज बैठता है, सुबह शाम साथ में बैठता है, हम लोग याराना रखते हैं, दोस्ती रखते हैं और हम सब मिल के गाँव की व्यवस्था को चलाते हैं। तो वहाँ पर जनता का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट दिखेगा। इसलिए पंचायती राज सिस्टम में डायरेक्ट डेमोक्रेसी की झलक मिलती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेमोक्रेसी किस प्रकार की है, तो फिर आंसर तो आप लगाओगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जो हमारा प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र है वो पंचायती राज व्यवस्था के आने से डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तब्दील हो रहा है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो भारत का जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो पंचायती राज व्यवस्था के आने से प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तब्दील हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछ सकता है। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई। प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। भारत में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो जब हम साउथ इंडिया का हिस्ट्री पढ़ते हैं, जरा मेडाइवल पीरियड में जाएंगे, जो चोला डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में, साउथ इंडिया का हिस्ट्री, तो जो चोला डायनेस्टी था वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। तो पहली बार बहुत अच्छे तरीके से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत चोलों ने की थी। फिर धीरे धीरे आज हम अपने संविधान में इसको स्थान दे चुके हैं। तो अगर हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक समय में, तो लोकल सेल्फ यानी जो स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता है उसे लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ध्यान रखिएगा, आप नोट कर सकते हैं, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भारत में किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। तो इसके शासनकाल में कुछ स्थानीय स्वशासन से जुड़ी हुई संस्थाओं का जन्म हुआ था। क्लियर? तो ये बात आप याद रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ जो बातें हमारी कनेक्ट होती हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से उसको तो मैं यहाँ पर बताऊँगा थोड़ा थोड़ा, और लेकिन हम आपको ले चलेंगे आज की व्यवस्था में, आज की दुनिया में, आज के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था क्या है वहाँ हम लोग लेकर चलेंगे आपको। तो देखो हुआ क्या, अगर हम लोग बात करें महात्मा गांधी की, तो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी की विचारधारा से कनेक्ट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था है वो महात्मा गांधी की विचारधारा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी जो थे
ये ग्राम स्वराज की बात करते थे, है ना। गांधी जी किसकी बात करते थे? ग्राम स्वराज, अर्थात जो गांव का शासन हो वो गांव के लोगों द्वारा ही चलाया जाए, है ना। गांव के विकास में गांव के लोगों की ही भूमिका होनी चाहिए, यानी लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी से हम गांव का विकास करें। ये ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी की है। तो महात्मा गांधी की विचारधारा को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 40 है, 40, आर्टिकल 40, है ना, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40, ये डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। और इसमें क्या कहा गया है? राज्य का कर्तव्य होगा, यानी राज्य का कर्तव्य है कि वो पंचायती राज संस्थाओं का संगठन करे। ये राज्य की ड्यूटी, इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्टेट। तो ये राज्य की ड्यूटी बनाई गई है ना आर्टिकल 40 में। लेकिन जो ड्यूटी होती है उसके लिए कंपल्सन नहीं होता है, बाध्यता नहीं होती है। तो वो राज्य की मर्जी है, अगर करे तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 40 की जो व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्थाओं के स्थापना की जो व्यवस्था है, जो गठन की व्यवस्था है, उसके लिए राज्य का उत्तरदायित्व तो है, बट उसका बाध्यता नहीं है। तो जब तक बाध्यता नहीं होगी तब तक बात नहीं बढ़ेगी, है। तो इतनी बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 40 में ये चीज़ें दिखेंगी शुरू में, अभी भी है आर्टिकल 40 में। लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी की जो विचारधारा है बेसिकली वो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी ही रही है। तो महात्मा गांधी की जो विचारधारा है उसको सम्मान देने के लिए, उसको उनकी विचारधारा को सम्मान देने के लिए 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बनाया गया। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, पंचायती राज व्यवस्था को वहाँ पर राज्य का विषय बनाया गया। आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को सरकार मतलब सफल बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया, पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष फोकस किया गया। और इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं क्या बोलते हैं उसको, सामाजिक विकास मंत्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय। तो पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। तो केंद्र में एक मंत्रालय गठित किया गया, इसकी स्थापना की गई। क्या नाम रखा गया? पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, ये स्थापित किया गया। और फिर महात्मा गांधी की इस विचारधारा को धरातल पर उतारने के लिए 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती होती है, 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी गई। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सामुदायिक विकास मंत्रालय, सामुदायिक विकास मंत्रालय, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, नॉट मंत्रालय, विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था कि पर्टिकुलर जो मतलब गांव के लोग हैं उनकी जो कम्युनिटी है और उन कम्युनिटी का विकास किया जाए और उन्हीं ग्रामीण लोगों की भागीदारी के माध्यम से, ये इसका पर्पस था। तो कब शुरू किया गया ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जो सामुदायिक विकास का जो पहला कार्यक्रम था वो 1953 में शुरू किया गया राष्ट्रीय प्रसार सेवा के नाम से। तो राष्ट्रीय सेवा प्रसार कार्यक्रम 1953, ओके। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो पहला स्टेप लिया गया वो राष्ट्रीय सेवा प्रसार कार्यक्रम के रूप में 1953 में शुरू किया गया। हाँ, लेकिन ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, ये सफल नहीं हुआ, ध्यान समझिएगा, ये सफल नहीं हुआ, ये सफल नहीं हुआ, ये भाई सफल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं सफल हुआ, कारण क्या है? तो जनता की भागीदारी सुनिश्चित
थी, मतलब करनी थी। जनता अपनी भागीदारी से कार्यक्रम को सफल बनाए, लेकिन यहाँ पर जनता की भागीदारी हो नहीं पाई और जिसकी वजह से ये प्लान जो है वो सफल नहीं हुआ। तो ये असफल हो गया। तो जनता की पर्याप्त भागीदारी इसमें सुनिश्चित नहीं हो पाई और इसलिए ये कार्यक्रम सफल नहीं हुआ। ये बात आप याद रखिएगा। अब सरकार को लगा कि अब किया क्या जाए, तो इसके लिए ये हुआ कि कुछ कमेटीज़ बनाई जाए, कुछ एक्सपर्ट लोगों की कमेटी गठित की जाए और उन कमेटीज़ को ये मतलब अधिकार दिया जाए कि आप भारत की परिस्थितियों का अध्ययन करें और देखें कि यहाँ का विकास कैसे हो सकता है। क्लियर। तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। क्यों गठन किया गया? इनको जिम्मेदारी दी गई कि भारत की परिस्थितियों का अध्ययन करो और पता करो कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे हो सके, क्या व्यवस्था लाई जाए। तो ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिश थी, रिकमेंडेशन थी, सिफारिश, इन्होंने सिफारिश किया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, ये व्यवस्था इन्होंने की, मतलब ये रिकमेंडेशन की और इनकी रिकमेंडेशन को स्वीकार भी किया गया, लेकिन हूबहू स्वीकार नहीं किया गया, कुछ इसमें संशोधन किए गए और इनकी रिकमेंडेशन को स्वीकार किया गया। और ग्राम तो 3 स्तर वो कौन कौन से थे, इसको समझना है। 3 स्तर कौन कौन से थे? देखो, ऐसे इसका हम पिरामिड बना सकते हैं। एक होगा ग्राम स्तर पर, सबसे नीचे ग्राम स्तर पर, और दूसरा ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक खंड लेवल पर, है ना, स्तर पर, और तीसरा जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। ठीक है, ये बात इन्होंने कही। तो जो ग्राम स्तर पर पंचायत होगा उसका नाम रखा गया ग्राम पंचायत। क्या कहा जाएगा उसे? ग्राम पंचायत। और जो ब्लॉक स्तर पर होगा उसका नाम पंचायत समिति। क्या नाम? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर जो होगी उसे जिला परिषद कहा गया। क्या कहा जाएगा? जिला परिषद। तो इनकी रिकमेंडेशन को स्वीकार किया गया और भारत में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को अपनाया गया। हालांकि जो बहुत सारे राज्य थे उन्होंने अलग अलग भी इसको फॉलो किया, जैसे पश्चिम बंगाल में 4 स्तर हैं, या कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 स्तर हैं। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की रिकमेंडेशन की। तो इसीलिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख शिल्पी बोला जाता है बलवंत राय मेहता को, BR मेहता को। क्लियर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रमुख शिल्पी कौन है? तो BR मेहता, यानी बलवंत राय मेहता। अब जो बलवंत राय मेहता हुए हैं, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है पंचायती राज व्यवस्था की, तो इसमें इन्होंने एक बात, बहुत सारी बातें कही कि जो सबसे नीचे वाला स्तर है इसका चुनाव डायरेक्ट हो और बाकी जो है बीच वाला और जिला स्तर वाला, यानी ब्लॉक और जिला स्तर वाला, इसका चुनाव इनडायरेक्ट हो, है ना, अप्रत्यक्ष इसके सदस्यों का चुनाव हो। तो ऐसी इन्होंने रिकमेंडेशन की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और इन्होंने क्या बोला, कुछ कुछ इनकी जो रिकमेंडेशन है वो हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि सभी योजना और विकास के कार्य इन्हीं निकायों को सौंपे जाएं। सभी योजना और विकास के कार्य जो हैं सब इन्हीं लोगों को
सौंपे जाएं, मतलब इन्हीं संस्थाओं को सौंपे जाएं। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। जब पंचायती राज व्यवस्था नहीं था तो जो गांवों की समस्याएं थी, उन गांवों की समस्याएं आम लोग किससे कहे, या तो विधायक से कहे और या तो सांसद से कहे। विधायक और सांसद के पास इतना समय नहीं, देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे गांव हैं, तो वो विधायक और सांसद गांव तक कैसे जाके उनकी हेल्प करें। दूसरा, जो विधायक और सांसद हैं वो गांव के लोकल लोग तो हैं नहीं ना, उस गांव के लोकल लोग तो है नहीं, तो उनको वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम है उनसे वो परिचित नहीं होते हैं बहुत बार। तो क्या प्रॉब्लम है उनको नहीं पता है, तो उस जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो उसका सॉल्यूशन भी सही से नहीं मिल पाएगा। तो ये दिमाग में बात आई कि अगर गांव की प्रॉब्लम है तो उसे गांव के लोग ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, कहाँ नाली बननी चाहिए, कहाँ तालाब बनना चाहिए, कहाँ पर गली बननी चाहिए, है ये सारी चीज़ें गांव के लोगों को ज़्यादा पता होंगी। तो ये हुआ कि अगर गांव में ही एक सरकार बना दी जाए, वो स्थानीय है, लोकल लोग हैं, वो वहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो परिचित हैं, वाकिफ हैं, तो उस समस्या का वो समाधान इजी वे में कर सकते हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया। और हर एक विधायक, जनता मतलब इतनी ज़्यादा जनता है देश में कि हर एक विधायक, हर एक सांसद उसके टच में नहीं आ सकती, तो गांव की सरकार अपने स्तर पर गांव की समस्याओं का समाधान कर लेगी। और जब गांव विकसित होंगे तो ब्लॉक विकसित होगा, ब्लॉक विकसित होगा तो जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा, राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा अल्टीमेट। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो हालांकि जब से पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू हुई तब से गाँवों की तस्वीरें बदली हैं, बहुत ज़्यादा तस्वीरें अब बदल गई हैं गाँवों की, इसका फ़ायदा मिला है हमें। तो पंचायती राज व्यवस्था में जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन किया तो उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं और विकास के कार्य हैं गांव के स्तर पर वो इन्हीं निकायों को सौंप दिए जाएं, ये इन्होंने कहा। अर्थात ये ही डिसाइड करें कि यहाँ पर किस तरीके से विकास होना चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन जो इन्होंने की है कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, यानी डीएम। लेकिन इस रिकमेंडेशन को स्वीकार तो नहीं किया गया, है ना, कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए, डीएम होना चाहिए, है ना। तो मैंने कहा कि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन को स्वीकार तो किया गया लेकिन हूबहू नहीं, कुछ चीज़ें उसमें बदली गई। तो और कहा कि इन लोकतांत्रिक निकाय, जो ये 3 लोकतांत्रिक निकाय हैं, इनमें शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, इनको कुछ पावर दी जाए। अगर पावर नहीं होगी तो ये काम कैसे करेंगी। क्लियर। दूसरा, इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए। पर्याप्त स्रोत का मतलब ये हुआ कि अगर इन्हें कोई विकास का काम करना है, योजना बनानी है, उसे धरातल पर उतारनी है, समझ रहे हैं, तालाब खुदवाना है, गली बनवानी है, साफ सफाई करवानी है, तो इनको पैसे चाहिए। तो पैसे के लिए ये कहाँ हाथ फैलाएंगे, तो इनको कुछ ऐसे धन के स्रोत दे दिए जाने चाहिए। ये भी बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन किया। और क्या कहा, है ना, तो यही लगभग मोटी मोटी बातें यहाँ पर इस कमेटी ने कही। तो इस कमेटी की सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार कर लिया गया। एनडीसी के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा 1958 में इस कमेटी की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया गया। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य शिल्पी कौन है, बलवंत राय मेहता है। ओके, तो पंचायती राज व्यवस्था को एक यहाँ से थोड़ा सा मजबूती मिलना अब शुरू होगी, लेकिन अभी पूरी मजबूती नहीं मिलेगी। बहुत सारे राज्य इसको सीरियसली लेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि अभी इनको संविधान में नहीं रखा गया। अभी तो सिर्फ ये बात चलाई गई और इन्होंने रिकमेंडेशन किया और उसे स्वीकार किया गया। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में इनको नहीं लाएंगे पंचायती राज व्यवस्था को, तब तक सही से ये ऑपरेट नहीं हो पाएंगी, इनका गठन नहीं हो पाएगा,
लेकिन एक कदम तो है। तो जब जनवरी 1958 में एनडीसी ने इसे स्वीकार किया, इसकी रिकमेंडेशन को, तो राजस्थान देश का पहला राज्य हुआ जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई आफ्टर फ्रीडम। और बात है गांधी जयंती 2 अक्टूबर, है ना, 1959। तो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान का नागौर जिला, ये जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर जिला और गांव बगदरी। कौन सा गांव था? बगदरी। गांव याद नहीं रखना है, तो मैं आपको इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूं। तो नागौर जिला से इसकी शुरुआत कर दी माननीय पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी नींव रखी। भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था ये। फिर आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य हुआ जिसने अक्टूबर 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। क्लियर? लगभग शायद 11 अक्टूबर को, ऐसे कुछ वहाँ की डेट है, डेट पे ना जाइए, लेकिन जो पहला है उसे जरूर आप याद रख सकते हैं। लेकिन राज्यों की जो राज्यों ने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, तो अभी कोई बहुत ज़्यादा ताकत इन्हें नहीं मिली है। इसके बाद फिर और भी कमेटीज गठित की गई। जब राज्यों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, तो सरकार को लगा कि शायद अभी इसमें कुछ कमियां हैं। तो फिर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित और भी समितियां बनाई गई कि क्या कमी है, रिकमेंडेशन देने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को और शक्तिशाली बनाने के लिए, और ये अच्छे से काम कर सकें। तो और भी समितियां गठित की गई। इसी क्रम में एक समिति बनाई गई, अशोक मेहता कमेटी। ध्यान समझिएगा, ये बलवंत राय मेहता थी। अब अगली जो कमेटी है वो अशोक मेहता कमेटी बनती है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सिफारिश देने के लिए। तो अशोक मेहता कमेटी, अगली कमेटी कौन है? अशोक मेहता समिति। ये पूछ ली जाती है, मैचिंग आ जाती है, इनका ईयर पूछ लेते हैं। तो ये 57 में थी, कौन सी? बलवंत राय मेहता। 20 साल बाद 1977 को ये कमेटी गठित की गई, और 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। तो कमेटी किस सरकार ने बनाई? जनता पार्टी की सरकार थी। अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया, और इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी, और पंचायती राज व्यवस्थाओं को इसने, जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको पुनर्जीवित किया इस कमेटी ने, और लगभग 132 सिफारिशें प्रस्तुत की इसने। तो पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवन प्रदान किया अशोक मेहता कमेटी ने। क्या क्या रिकमेंडेशन थी? कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो पहली इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की, इन्होंने कहा कि भारत में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था ना हो, 2 स्तर की होनी चाहिए, यानी बीच वाला स्तर गायब होना चाहिए। अर्थात ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति का गठन किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि शायद ये इसकी कमी है। तो इसीलिए राज्य इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, अशोक मेहता। तो दोनों अलग अलग हैं, वो बलवंत राय मेहता है, ये अशोक मेहता है। और तो ये इनका मेन मतलब जो रिकमेंडेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो यही है। और इन्होंने जो दूसरी रिकमेंडेशन की वो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरी रिकमेंडेशन में इन्होंने बताया कि पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर, यानी 2 स्तर की बात कर रहे हैं, दोनों स्तरों पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि
लोग इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करें। जब राजनीतिक पार्टियां पंचायतों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगी तो फिर लोग इसमें ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व हो पाएंगे। इन्होंने ये बात कही, तो ये भी आप बात ध्यान रख सकते हैं। मोटी मोटी कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो इसके लिए बुक में और भी डिटेल में हर एक कमेटी की रिकमेंडेशन को आप पढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। और इसने एक बात, जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात बोली अशोक मेहता कमेटी ने, कि ये तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट के जो कार्य करने होंगे इन पंचायतों को, तो उनके लिए इन्हें धन चाहिए। और धन इन्हें कहाँ से मिलेगा? तो कहते हैं इनको टैक्स लगाने की शक्ति होनी चाहिए, टैक्स इम्पोज करने की पावर इनको मिलनी चाहिए। तो टैक्स लगाने के पावर की बात कही इन्होंने कि पंचायतों को टैक्स लगा, जैसे केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, राज्य सरकार टैक्स लगाती है, तो पंचायतों को भी टैक्स लगाने का राइट मिलना चाहिए। ये बात इन्होंने बोली। फिर न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग होना चाहिए, ये भी रिकमेंडेशन थी इनकी। और ये बोला कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज का चुनाव कराया जाना चाहिए। ये जो बात मैंने बोली, क्योंकि उस समय यही व्यवस्था थी, तो इन्होंने बोली कि मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा इनका चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग उस समय नहीं था, तो इसलिए ये बात इन्होंने कही। नेक्स्ट, दूसरा कहा कि इसमें स्वैच्छिक संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, है ना, पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने के लिए, है ना, पंचायती राज को लोग समर्थन करें, इसको प्रेरित करने के लिए जो स्वैच्छिक संगठन है उनका योगदान होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन किया इन्होंने। और पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख करने के लिए राज्य सरकार के मंत्रालय में, यानी मंत्रिपरिषद में एक एक मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए जो पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देख रेख कर सके। मतलब एक मंत्री बनाना चाहिए, जो राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद होती है ना, राज्य मंत्रिपरिषद, उसमें एक मंत्री ऐसा होना चाहिए जो पंचायती राज व्यवस्थाओं के मामलों को देख रेख कर सके। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं। और कहा कि जनसंख्या के आधार पर SC ST के स्थान को रिजर्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि SC ST का स्थान अगर रिजर्व नहीं करेंगे तो गांवों के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। ये बात इसने कही। नेक्स्ट, तो सिफारिशें तो बहुत अच्छी थी अशोक मेहता कमेटी की, लेकिन इस कमेटी की रिकमेंडेशन लागू नहीं हो पाई, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। क्यों? क्योंकि सरकार आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, है ना, जो जनता पार्टी की सरकार थी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, और इस तरीके से इसकी रिकमेंडेशन लागू नहीं हो पाई। फिर और भी जो कमेटीज बनी हैं टाइम टू टाइम पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई, उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे एक कमेटी है PVK राव कमेटी, PVK राव समिति, 1985 की बात है, 1985। तो ये कमेटी बनी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर रिकमेंडेशन करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए ये कमेटी स्थापित की गई। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगली कमेटी बनाई गई LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी, LM सिंघवी कमेटी। ये 1986 में गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? 1986 में। LM सिंघवी
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो एल.एम. सिंघवी कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसने पंचायती राज निकाय के नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संवैधानिक उपबंधों की सलाह दी। मतलब इस कमेटी ने ये सिफारिश की कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संविधान में स्थान मिलना चाहिए। अगर संविधान में जब तक इसको स्थान नहीं मिलेगा तब तक ये सफल नहीं हो पाएंगी, है ना। जब संविधान में इनको दर्जा मिल जाएगा तो लोगों को फिर बात माननी पड़ेगी, यानी राज्यों को बात माननी पड़ेगी अगर इसको संविधान में शामिल करा देते हैं। तो ये जो रिकमेंडेशन थी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और क्रांतिकारी रिकमेंडेशन थी एल.एम. सिंघवी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सी समिति थी जिसने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की रिकमेंडेशन प्रस्तुत की थी। तो वो थी एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986। इसके बाद फिर नेक्स्ट कमेटी इसमें और बनाई जाती है, पी.के. थुंगन कमेटी। नाम था पी.के. थुंगन। तो नेक्स्ट कमेटी बनती है पी.के. थुंगन समिति। कब बनी, ये ईयर भी आपको याद रखना है, मैचिंग आती है। तो 1988 में, है ना। 86 में एल.एम. सिंघवी कमेटी थी, 1988 में ये बनी। तो इनकी क्या रिकमेंडेशन थी, इन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो रिकमेंडेशन दिया है। वो जैसे इन्होंने बोला कि जो हमारी पंचायती राज संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाए। तो एल.एम. सिंघवी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसी को इन्होंने फिर से दोहरा दिया। और इसमें दूसरा जो रिकमेंडेशन इन्होंने किया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, ये भी बात इन्होंने की। और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल भी इन्होंने बताया कि 5 साल होना चाहिए, थुंगन कमेटी ने। क्लियर। और पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और ये भी बात कही कि पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए। मतलब कौन कौन से विषय हैं जो पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाएं, ये भी बात इस कमेटी ने यहाँ पर कही। क्लियर। और पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता बिंदु और जो विधियां हैं वो तय करेगा कौन, तो मतलब जो राज्य वित्त आयोग। तो कहने मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि एक राज्य वित्त आयोग होना चाहिए जो पंचायती राज संस्थाओं को वित्त यानी फाइनेंस की बात करेगा। यानी राज्य सरकार पंचायतों को कितना धन उपलब्ध कराएगी, इसकी रिकमेंडेशन के लिए एक राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। देखो समझो ध्यान से, भारत में एक केंद्र का वित्त आयोग होता है, केंद्र का वित्त आयोग होता है, ठीक है। ये क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे की रिकमेंडेशन करता है। केंद्र राज्य को कितना धन देगा इसकी सिफारिश करता है केंद्र का वित्त आयोग। अब यहाँ पर तो पंचायतें हैं, तो पंचायतों को कितना धन दिया जाए, तो राज्य पंचायतों को कितना धन देंगे, इसकी रिकमेंडेशन करने के लिए राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग होना चाहिए। ये किसने रिकमेंडेशन किया, पी.के. थुंगन कमेटी ने। तो राज्य नहीं चाहेंगे कि पंचायतों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्यों? क्योंकि पंचायतें राज्यों से धन मांगेंगी, है ना, राज्यों की शक्ति कम हो जाएगी अगर पंचायतों को दे दी जाएगी। तो राज्य नहीं चाहेंगे कि पंचायतों का गठन किया जाए। बट अगर इसको संविधान में दर्जा दे दिया जाएगा तो फिर राज्य कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये बातें हैं। फिर इस पर एक गाडगिल कमेटी भी बनाई गई 1988 में, हाँ, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है गाडगिल कमेटी।
तो लेकिन नाम जरूर याद रखिएगा, गाडगिल समिति। तो गाडगिल समिति का गठन किया गया 1988 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सिफारिशें देने के लिए। क्लियर? अब देखो, तो अब ये तो तय हो गया कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। ये समितियां रिकमेंडेशन भी कर रही हैं, रिकमेंड भी कर रही हैं, रिकमेंडेशन दे रही है कि इनको संविधान में शामिल किया जाए। तो सरकारों को ये कदम उठाना पड़ा और पहली बार जो वीपी सिंह की सरकार थी 1989 में, है ना, सबसे पहले इस ओर ध्यान किसने, नहीं उसके पहले राजीव गांधी पे आते हैं थोड़ा, है ना। राजीव गांधी की सरकार ने भी इस पर प्रयास किया था भी। तो जो संवैधानिक दर्जा देने का जो प्रयास था, 1 मिनट, हाँ, तो पहली बार किस गवर्नमेंट ने प्रयास किया? राजीव गांधी जी की सरकार, है ना, 1989 में प्रयास किया गया। तो पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण यानी संविधान में शामिल करने और उन्हें अधिक शक्तिशाली और व्यापक बनाने के लिए जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में लाया गया। तो ये कौन सा 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया? कहां पर? लोकसभा में लाया गया। क्लियर? लेकिन लोकसभा ने तो इसको पास किया, बट राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया और इसलिए ये बिल कानून नहीं बन पाया और पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में शामिल नहीं किया जा सका। फिर इसके बाद वीपी सिंह की सरकार ने इस पर प्रयास किया। वीपी सिंह जी की सरकार द्वारा प्रयास किया गया तुरंत 1989 में ही। ये राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी और जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने और उससे संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए वीपी सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। मुख्यमंत्रियों से राय ली गई, सम्मेलन बुलाया गया और संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई। इसी क्रम में सितंबर 1990 में 1990 में तो सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकार गिरने की वजह से ये विधेयक समाप्त हो गया। तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो थी वो गिर गई, सरकार गिर गई और जब सरकार गिर गई तो ये जो बिल लाया गया था सितंबर 1990 में, ये जो बिल लाया गया था कहाँ पर? लोकसभा में। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाने के लिए वो बिल समाप्त हो गया, सरकार ही गिर गई। अब आगे देखो ये क्रेडिट मिलता किसको है? तो फिर सरकार आती है पीवी नरसिम्हा राव जी की। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है। इनकी देखो जो पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, इनकी सरकार को बहुत सारे क्रेडिट जाते हैं। एक तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा इन्हीं के काल में मिला और भारत में जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमी में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो इन्हीं को क्रेडिट जाता है। तो वो हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार, है ना, और किस पार्टी की सरकार थी ये कांग्रेस की सरकार है ना। और फिर से पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण का मुद्दा गरमाया और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। कब?
सितंबर 1991 में LS यानी लोकसभा में बिल लाया गया, है ना। ये एक संविधान संशोधन। भाई जब संविधान में कोई चीज़ हम शामिल करते हैं या हटाते हैं तो संशोधन करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर एक नई चीज़ शामिल कर रहे हैं, तो इसको शामिल करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? बिल। पहले संशोधन करना पड़ेगा। तो एक संशोधन अधिनियम लाया गया 1991 में, क्लियर। और ये पारित हो गया, ये कंप्लीट हो गया और इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना गया। 73वां संविधान संशोधन विधेयक के नाम से जाना गया और 1992 बोलते हैं, क्लियर। तो विधेयक नहीं, अब ये कानून बन गया भाई, ये तो बन गया अधिनियम, पास हो गया ना, अधिनियम बन गया 1992। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1992 में बना और इसे 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी किया गया, प्रभावित हुआ यानी इनफोर्स में आया 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। तो ये प्रभावी हो जाता है। तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी दिन पंचायती राज अधिनियम 1992 को प्रभावी किया गया, क्लियर। और भारत में पंचायतों को मिल गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हुआ, मिला इसको, तो पंचायतें काफ़ी मजबूत हो गई, काफ़ी शक्तिशाली हो गई। और जब इनको शक्ति मिली तो ये गांवों के विकास के लिए काम कर पाई। अब हमें देखना ये है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में क्या क्या बातें थी, उनको हम डिटेल में समझेंगे। क्या क्या प्रावधान किए गए, कौन कौन से प्रोविजन किए गए, संविधान में क्या नई चीज़ें जोड़ी गई, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।